नहीं रितेश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे पति एक औरत को अपने साथ लाए थे जिसने घूंघट ओढ़ रखा था और उसे अपने पत्नी के रूप में मुझसे मिलवा रहे थे। मेरी 4 साल की बेटी आयरा मेरे पैरों से लिपटी हुई थी और मेरे पति मेरी ओर देखते हुए बोले, देखो अंजलि, इस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैंने शादी कर ली है और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना इस घर के दरवाजे खुले हैं। मैं अपनी बच्ची को पाल सकता हूँ। और ये सुनकर मेरा पूरा वजूद जैसे जलजलों की जद में आ गया था। यही वो इंसान था जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा था, जो हर समय मुझसे प्यार का दावा करता था, और आज वो मेरे सामने एक और औरत के साथ खड़ा मुझे जलील कर रहा था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। मैं पूरी तरह से चुप हो गई थी और चुपचाप आकर कमरे में बंद हो गई। मेरा दिल अब भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। मैं बेआवाज़ रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जो मेरे गालों से होते हुए मेरे हाथों पर टप टप गिर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खटका था और वो कमरे में दाखिल हुए। चुपचाप अपने कपड़े निकाल कर कमरे से बाहर जाने लगे तो मैं तड़प कर बोली, रितेश, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अपनी छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। कम से कम अपनी बेटी की तरफ तो देख लेते। कर्मों का फल भी किसी चीज़ का नाम है। आज तुम किसी की बेटी को रुलाओगे तो कल भगवान तुम्हारी बेटी को भी रुलाएगा। तुम मर्द ये बात क्यों नहीं समझते कि जब अपने घर में बेटी हो तो ऐसे काम नहीं किए जाते। मेरे ये कहते ही मेरे पति चील की तरह मुझ पर झपटे और मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करते हुए गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बकवास करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बच्ची की तरफ तुमने देखने की कोशिश भी की तो मेरी बच्ची मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे कुछ पल भी नहीं लगेंगे। अंजलि, मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहो। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से जा चुके थे और मेरा दिल एक बार फिर गम से भर गया था। क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? क्या उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी? यही वो इंसान था जिसके लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया था, अपनी माँ को रुलाया था और अपने बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि इस ज़बरदस्ती के प्यार ने आखिर मुझे क्या दिया। मेरी बेटी, जिसकी तरफ वो देखना भी गवारा नहीं करता था, और अगर मैं उसके खिलाफ जरा सा भी कुछ कह देती तो वो मरने मारने पर तुल जाता था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। क्या प्यार करने वाले पति ऐसे होते हैं? कई सवाल मेरे दिमाग में घूमते जा रहे थे। थक हार कर मैंने अपना सिर भगवान के चरणों में गिरा दिया। काफ़ी देर तक मैं भगवान से शिकवा करती रही और उसके बाद वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गई थी। एक औरत के लिए ये दर्द बहुत तकलीफ देह होता है जब उसके सिर पर सौतन बिठा दी जाती है। अब तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे पति ने किससे शादी की है, और जो मैं सोच रही थी अगर वो सच था तो इसके बाद मैं इस घर में रह ही नहीं सकती थी। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। 2 बार नौकरानी ने आकर आयरा को खाना दे दिया था। उसने कई बार मुझसे भी कहा कि आप भी खाना खा लीजिए, कब तक इस तरह भूखी रहेंगी, बीमार पड़ जाएंगी, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपने गले से निवाला नीचे उतार सकूं। रात के 10 बजे मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर लेटी हुई थी। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोले, अंजलि, मुझे चाय पीनी है और तुम जानती हो ना कि जब तक मैं रात को चाय न पी लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और चुपचाप करवट बदल ली। मतलब साफ था कि मैं तुम जैसे इंसान से बात करना भी ठीक नहीं समझती। मेरे ये करने की देर थी कि उसने अचानक ही मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ किया और मुझे देखते हुए गुस्से से बोला, मैंने कहा है मुझे चाय पीनी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ये नाटक करना है ना तो अपनी माँ के घर चली जाओ। मेरे घर में ये बेकार की हरकतें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उठो और जाकर चाय बनाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये शख्स इतना बेरहम क्यों था? क्या इसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची थी? मैंने आयरा को एक तरफ लिटाया और पाँव में चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर देखा तो वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसे प्यार कर रहा था। मेरे दिल से अपनी बेटी के लिए बस एक ही दुआ निकली
हे भगवान, मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा हरगिज़ मत करना। मैं अपने आंसू पीती हुई किचन में आ गई और चाय का पानी चढ़ा दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया था। कुछ समय पहले की ही तो बात है, इसी किचन में हम दोनों पति पत्नी साथ खड़े होकर खाना बनाते थे। हमारे बीच उस समय न कोई मतलब था, न कोई नफरत थी। हमारे बीच बस प्यार का रिश्ता था। मेरे पति मुझे लगातार छेड़ते कि चलो ना, मुझे अपनी नज़दीकी का वक्त दो। अरे चलो तो सही, आयरा के लिए एक भाई या बहन का प्लान करते हैं। जबकि मैं उन्हें धक्का देते हुए कहती, बस करिए, क्या हो गया है आपको, मुझे आराम से काम करने दीजिए, जाइए बाहर बैठिए। और वो हंसकर बोलते, देख लो, इस तरह मत भगाओ, दूसरी कर ली तो रोती रहोगी। और आज वो बाकी दूसरी शादी कर लाए थे। और ये सोचकर मैं फिर से रो पड़ी थी कि अचानक ही मुझे अपने कंधे पर एक नर्म स्पर्श महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैंने अचानक ही मुड़कर देखा तो मेरी सांसें रुकने के करीब थीं। जो मेरे सामने खड़ी थी उसे देखकर मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई थीं। मैंने फ़ौरन ही ना में सिर हिलाया और 2 कदम पीछे हटी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। मैं लगातार एक ही बात दोहरा रही थी कि अचानक सामने खड़ी मेरी सौतन ने मुझे झकझोर दिया। कहने लगी, होश करो अंजलि, ये सच है और तुम्हें सच्चाई को हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ेगा। जबकि मैं इस बार रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। वो मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठी और मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, अंजलि, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। न तुम्हें रितेश ने इस बारे में बताया और ना ही मैंने, और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन देखो अंजलि, अब यही सच है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। बेवजह तुम रो रो कर अपने आप को कमज़ोर कर रही हो। तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, तुम्हें उसकी भी देखभाल करनी है। इस तरह मत करो, फालतू में तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आकर दखल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या करती, मुझे रितेश से मोहब्बत हो गई थी और रितेश भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यूँ हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी हमारे साथ रहोगी। हम तीनों मिलकर एक खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। वो मुझसे सहानुभूति जता रही थी, जबकि मैं उसकी तरफ फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो ऐसी बातें कैसे कर सकती थी। और अचानक ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे शरीर में एक ऐसा गुस्सा भरा कि मेरा हाथ अचानक ही हवा में उठा और फिर मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मैं गुस्से से मैंने कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे तू औरत नहीं, डायन है। डायन भी नहीं तो उससे भी गई गुजरी है। डायन तो फिर भी पड़ोस का घर छोड़कर बाहर करती है। तूने तो अपनी ही दोस्त का घर बर्बाद कर दिया। मेरे सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, मेरे बचपन की साथी और सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारे बीच हो रही चीखों पुकार से मेरे पति कमरे से बाहर आ गए थे। वो अपनी सुरक्षा के लिए चिल्ला रही थी, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका अभी के अभी गला दबा दूं। जो उसने किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था। एक और जोरदार थप्पड़ मैं उसके मुंह पर मारने ही वाली थी कि मेरे पति हम दोनों के बीच आकर खड़े हो गए और मुझे झकझोरते हुए बोले, अंजलि, होश में आओ, बेवजह का तमाशा मत लगाओ। तुमने क्यों शोर मचा रखा है? पूरे घर को जगा दिया है तुमने। आयरा भी उठकर बैठ चुकी है, रो रही है, जाओ उसे चुप कराओ। वो ये कहकर मुझे किचन से धक्का दे चुके थे, जबकि पायल को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया था। और ये पल मेरे लिए बेहद दर्दनाक था। मेरी यही वो दोस्त थी जो मुझे बहन कहने से नहीं थकती थी और आज मेरी सौतन बनकर मेरे सामने खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं सच को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं बस 2 कदम ही चली थी कि लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास पायल, मेरे पति खड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे। मैंने बेबस नज़रों से अपने पति और अपनी दोस्त को देखा और एक बार फिर तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। ये पल मेरे लिए बेहद दर्दनाक थे। मेरे पति मुझसे बात करना चाहते थे, पायल भी मुझे सफाई देना चाहती थी, लेकिन मैंने दोनों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और करवट बदल ली। अब मैं उनसे क्या सफाई मांगती, क्योंकि जो काम वे कर चुके थे उसके लिए मेरे पास न कोई माफ़ी थी न कोई सहानुभूति। थोड़ी देर तक वे लोग कमरे में ही रुके रहे और फिर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर वो कमरे से चले गए। मेरी आंखें एक बार फिर नम होने लगीं। मेरी बेटी मेरे पास खड़ी थी और मुझे लगातार चुप करा रही थी। मेरी आयरा अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछ रही थी और बार बार बोल रही थी,
मम्मा तुम क्यों रो रही हो? तुम चुप हो जाओ ना। उसकी तोतली जुबान मेरा दिल चीर रही थी। मेरी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ठान चुकी थी मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताऊंगी जिसे इस बात का भी एहसास नहीं कि उसकी एक छोटी सी 4 साल की फूल सी बच्ची है, उसकी पत्नी है, शादी को 6 साल हो चुके हैं और आज उसने ये सब कर दिया। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठ बैठी और अपना सामान सूटकेस में भरने लगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कौन मुझे अपने घर में जगह देगा, क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के घर से निकली थी तो सारी कश्तियाँ जला डाली थीं। मेरी मम्मी बिल्कुल भी रितेश के लिए राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा था इससे शादी मत करो, ये शख्स एक दिन तुम्हें धोखा ज़रूर देगा। और मैं 6 सालों से उनकी इस बात को गलत साबित कर रही थी। लेकिन आज जो रितेश ने किया था उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो अपने पति को दूसरा मौका देती हैं और उनके साथ गुजारा कर लेती हैं। मेरा मानना था एक बार धोखा दे दिया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए। मैंने अपनी बेटी को उठाया और उस घर से निकल पड़ी। मैंने इस बात की खबर अपने पति को नहीं दी थी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बस अकेले ही वीरान सड़क पर चलने लगी। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। हम जिस जगह रहते थे वहाँ सब बहुत जल्दी सो जाया करते थे। मैं एक जवान औरत थी, मेरी गोद में एक 4 साल की बच्ची थी। इस बीच मैंने एक चीज़ नोट की थी कि मेरी बेटी ने एक बार भी अपने बाप का नाम नहीं लिया था। वो बचपन से ही मुझसे बहुत ज़्यादा करीब थी। हर समय मम्मा मम्मा करना उसका पसंदीदा काम था। उसका बाप उसे अपने पास बुलाता था, उसे प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो अपने बाप के पास जाना पसंद नहीं करती थी। मेरी बेटी के नसीब में जो बाप आया था उसने अपने बच्ची के प्यार को बांट दिया था। हम दोनों ही एक ऐसी राह पर चल पड़े थे जिसकी मंजिल हमें मालूम ही नहीं थी। मुझे चलते हुए भी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छाने लगा और मैं अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी बेटी मेरी गोद में ही थी। मुझे पता नहीं था इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैंने मुदी मुदी आंखों से सब कुछ पहचानने की कोशिश की थी और जैसे ही मेरा दिमाग होश की दुनिया में लौटा तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गया था। मैंने तुरंत अपनी बेटी को ढूंढा। मेरी बेटी मेरे बराबर में ही सोई हुई थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। शायद गिरने की वजह से उसे चोट आई थी। मैंने आयरा के सिर पर प्यार किया और कमरे पर एक नज़र डाली। वहाँ एक अजीब सा शोर था। कमरे में मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे और चादरें भी रंग बिरंगी थीं। मैं अपनी जगह से उठकर पूरे कमरे का जायजा ले रही थी कि मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। मैं वहाँ पहुँची तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने कई आदमी कतार में बैठे हुए थे और उनके सामने औरतें अपने पैरों में घुंघरू बांधे तबले की ताल पर नाच रही थीं। मैं कहाँ थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बेचैन हो गई और बिस्तर पर आकर चुपचाप बैठ गई। बस अपने भगवान से अपने बच्चे की सुरक्षा की दुआ मांग रही थी। मेरे दिल में अजीब तरह के डर के ख्याल आने लगे थे। जिस तरह का माहौल कमरे से बाहर मैंने अभी देखा था, मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा था। जैसा मैं सोच रही थी, अगर ये जगह वही थी तो मैं और मेरी बेटी का फ्यूचर खतरे में आ चुका था, क्योंकि ऐसी जगह के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था कि अगर एक बार इस जगह पर आ जाओ तो इस दलदल से निकलना मुश्किल होता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर आईं। मैंने उन्हें अजनबी निगाहों से देखा। एक औरत काफ़ी सजी धजी हुई थी और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिसे वो मेरे सामने लेकर खड़ी हुई। मुझे देखकर उसने कहा, उठ गई तुम? काफ़ी देर से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी बच्ची रोते रोते सो गई थी। तुम्हारी छोटी तो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। खैर अब ये सब छोड़ो और खाना खा लो। ताराबाई ने भेजा है। और मुझे सांप सूंघ गया था। मैं उससे सवाल करना चाहती थी कि ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई और आप लोग कौन हैं, लेकिन मेरे होंठों पर जैसे ताले लग गए थे। न जाने कौन सी ताकत मुझे बोलने से रोक रही थी। वो औरत मेरे सामने खाना रखकर चली गई और मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाई। सुबह से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने सब कुछ नज़रअंदाज करके सबसे पहले खाना खाया और अपनी बेटी के पास ही लेट गई। मैं फिर से अपने पति की बेवफाई को याद करके रोने लगी। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश ये सब एक सपना होता। मैं बार बार यही सोच रही थी। कब मुझे नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन की सुबह मेरे लिए कोई रोशनी लेकर नहीं आई थी। मेरी आंखें शोर की आवाज़ से खुली थीं। मैंने उठते ही सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढा। वो अभी भी सो रही थी। उसे देखकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। मैं अब इन लोगों से पूछना चाहती थी
कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। इतना तो मैं समझ चुकी थी ये कोई सही जगह नहीं है और मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, एक बुजुर्ग औरत जो तख्त पर बैठी हुई थी मुझे देखकर बोली, अरे वाह, हमें लगा था कि हम तो तुम्हारी खूबसूरती को देख ही नहीं पाएंगे। उसका अंदाज काफ़ी अजीब था जिससे मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ ही लिया, ये सब क्या है, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मेरे सवालों से पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया था। वो औरत मुझे घूर रही थी। उसका घूरना मुझे घबराहट में डाल रहा था। मेरे माथे पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें आने लगी थीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे अब आगे क्या कहना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर दिया हो। एक लंबी चुप के बाद वही तख्त पर बैठी औरत बोली, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अंजलि है। मैं अपने घर से अपनी बेटी के साथ बाहर निकली थी, लेकिन चक्कर आने के कारण वहीं गिर पड़ी। जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने बाहर जाना ठीक नहीं समझा। और यहाँ जिस तरह की महफिल चल रही है, मेरा दिल नहीं किया कि मैं कुछ बोलूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं और आप लोग कौन हैं। मेरे सवाल पर ताराबाई ने मुझे एक नज़र देखा और बोली, लड़की, कल हम एक महफिल से अपने कोठे की तरफ वापस आ रहे थे जब हमने तुम्हें ज़मीन पर पड़ा देखा। हम तुम्हें नज़रअंदाज करके निकलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बेटी हमारी गाड़ी के सामने आकर रोते हुए मदद की अपील करने लगी। अब हम इतने पत्थर दिल तो नहीं थे कि एक बच्ची की पुकार अनसुनी कर देते, इसलिए हमने तुम्हें अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ ले आए। खैर, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं। तुम देखने में काफ़ी शरीफ लगती हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी और वैसे भी बेहतर होगा कि तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है। उस औरत का अंदाज ममता से भरा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें भर आईं। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं दौड़कर उसके कदमों में बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो औरत हैरान नहीं हुई, बल्कि उसने धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। उस औरत की गोद में मुझे सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो धीमे स्वर में बोली, मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? सब ठीक है ना? आखिर इतनी रात को तुम घर से बाहर अपनी बच्ची के साथ क्यों निकली थी? और फिर मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी उन्हें सुना दी थी, जबकि वो अब मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक अनजानी अजनबी औरत बिना कुछ समझे बूझे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देगी। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी, जबकि वो गुस्से से बोली, तुम औरतों का यही मसला होता है। जरा सा कोई मर्द प्यार दिखा दे तो उसके इश्क में पागल हो जाती हो, और जब वो धोखा देता है तो इस तरह से रोती फिरती हो। तूने माँ का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और अब उसी की सज़ा तू भुगत रही है। वो ये बात कहकर चुप हो गई थी और कुछ देर बाद मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम्हारे रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ कई तरह के मर्द आते हैं। भगवान न करे अगर किसी गंदे मर्द की नज़र तुम्हारी बेटी पर या तुम पर पड़ गई तो बहुत परेशानी हो सकती है। उस औरत की बात बिल्कुल सही थी। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। जब मैं कमरे में आई तो मेरी बेटी उठ चुकी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन देते हुए कहा, मेरी जान, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। बाबा अब हमारी ज़िंदगी में नहीं रहे, अब हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैं अपनी छोटी सी बेटी को समझा रही थी, जबकि वो एक बड़ी बेटी की तरह सब समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और फिर उसका हाथ थामकर बाहर निकल आई। मैंने एक बार उस ताराबाई का धन्यवाद किया कि उसने मेरा साथ दिया और अब इज्जत से मुझे जाने दे रही थी। हालांकि मैंने तो कोठों के बारे में बहुत कुछ गलत सुना था कि अगर कोई औरत वहां पहुंच जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ताराबाई ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। जैसे ही मैं उस कोठे से बाहर निकलने लगी, उससे पहले ही एक आदमी से मेरा टकराव हुआ था। मेरे हाथ में मेरी बेटी थी जो गिरने ही वाली थी कि उस शख्स ने मुझे और मेरी बेटी को संभाल लिया था। 2 पल का खेल था और अचानक सब कुछ बदल गया था। मेरी आंखें उस इंसान से चार हुईं और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, कार्तिक, मेरा हमराज, मेरा बचपन का साथी। शादी से पहले उसने कई बार मेरे सामने अपने प्यार का इजहार किया था,
लेकिन हर बार मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और वजह रितेश था। लेकिन आज रितेश ने भी मुझे छोड़ दिया था। वो मुझे वहाँ देखकर हैरानी भरी आवाज़ में बोला, अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये बच्ची? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी अपने को देखकर मेरा दिल भर सा गया था और मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई। ये काम मुझसे बेख्याली में हुआ था। मेरी बेटी अब उसकी गोद में ही थी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल ठहर सा गया था और फिर होश में आते ही उसने मुझे आराम से खुद से अलग किया और मेरा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रितेश के पास थी ना? और मैं फिर से रो पड़ी थी। मेरा रोना शायद उससे सहन नहीं हो रहा था। वो मुझे अपने साथ लगाते हुए बाहर ले गया और सीधा अपनी गाड़ी में बिठाकर एक पार्क में ले आया। उसकी नज़रें मेरी हालत पर थीं, जबकि मैं भगवान के चमत्कार पर हैरान थी कि पहले मुझे इतनी मेहरबान औरत मिली और उसके बाद मेरा इतना अच्छा दोस्त। मैंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी कार्तिक को सुना दी, जबकि वो मुझे देखते हुए बस यही बोला, मैंने कहा था ना आरती, इतनी जल्दी मत करो, वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं एक बार फिर से रो पड़ी थी। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आया, जहाँ वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। और उसकी माँ तो मुझे देखकर एकदम दीवानी सी हो गई थी और चटाचट मेरा मुंह चूम डाला। उनके मुंह से बस यही शब्द निकले, ये मेरी अंजलि है ना, मेरा बच्चा, तू कैसी है? मैं कार्तिक को समझाया करती थी कि देखना, एक दिन अंजलि लौट कर जरूर आएगी। अंजलि बच्चा, कार्तिक तेरी याद में दिन रात तड़पता है। तेरी वजह से उसने शादी भी नहीं की है। कहता है अंजलि नहीं तो कोई दूसरी नहीं। मैंने हैरान होकर कार्तिक की तरफ देखा और वो मुझसे नज़रें चुरा गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कार्तिक मुझसे इतना प्यार करता था। मैं सच्चे प्यार को ठुकराकर रितेश जैसे धोखेबाज इंसान के साथ वो चुना था और इसीलिए भगवान ने मुझे ये सज़ा दी थी। कार्तिक की माँ मुझे बहुत ही प्यार से मिली थी और मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी। जब से मेरी रितेश से शादी हुई थी, मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर हो गया था। इसीलिए रितेश की माँ में मुझे अपनी माँ नज़र आई थी। मैं उनकी गोद में लगी तड़प कर रो रही थी, जबकि कार्तिक बाहर जा चुका था। अब मैं उसी घर में रहने लगी थी। मुझे मालूम था रितेश आराम से नहीं बैठेगा। वो मेरी माँ के घर भी गया था और मेरी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन मैं इस तरह से गायब हुई थी कि उसके ढूंढने से भी नहीं मिल सकती थी। कार्तिक ने मेरा बहुत साथ दिया था। कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। कार्तिक ने बाकी एक अच्छे और सच्चे दोस्त का किरदार निभाया था। मुझे नहीं पता था रितेश के पीछे क्या हालात थे। उसने मुझसे यही कहा था कि अब तुम्हें उससे तलाक ले लेना चाहिए, तुम्हें उस शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी और सब बातें समझने लगी थी, लेकिन मुझे डर था अपनी बेटी का। ये समाज एक औरत को अकेले जीने नहीं देता। लेकिन अगर मैं रितेश के पास वापस जाती तो मुझे अपनी ही दोस्त को अपनी सौतन के रूप में सहना पड़ता, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इसलिए थक हार कर मैंने तलाक के लिए हामी भर ली थी और रितेश का घर छोड़ने के 2 साल बाद मैंने तलाक का नोटिस रितेश को भेज दिया था। नोटिस मिलते ही रितेश फ़ौरन मेरे पास पहुंच गया था। उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो बहुत ही उजड़ी हुई हालत में था। मुझे अपने सामने देखकर वो एकदम टूट कर बिखर गया था। मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, अंजलि मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। पायल को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी लेट नाइट पार्टी, देर तक घर आना, वो अपनी दुनिया में ही मगन रहती है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अब तो उसने अपने कई बॉयफ्रेंड भी बना रखे हैं। मैं उसे इस बात के लिए मना करता हूँ तो कहती है कि मैं अंजलि नहीं हूँ जो तुम्हारे हर हुक्म को सुनती रहूँगी। मेरी ज़िंदगी है, अपनी मर्जी से जीऊँगी। मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी अंजलि। जब से तुम गई हो, तुम्हारे हाथों के खाने को तरस गया हूँ। होटल के बेस्वाद खाने खा खाकर मेरा जी मिचलाने लगा है। प्लीज़ अंजलि, घर वापस आ जाओ। रितेश रो रहा था और मेरे दिल पर उसकी हालत का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई एहसास बचे ही नहीं थे। रितेश के लिए अब मेरा दिल पत्थर हो चुका था। उसने आयरा को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन आयरा ने उसे दूर झटक दिया और जाकर कार्तिक की गोद में चढ़ गई। इन 2 सालों में कार्तिक ने आयरा को जितना प्यार दिया था, आयरा कार्तिक को ही अपना पापा समझने लगी थी। रितेश के लाख माफ़ी मांगने के बावजूद भी मैंने उसे माफ़ नहीं किया और मैंने अदालत के जरिए उससे तलाक ले ली। और आज कार्तिक के साथ शादी करके मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ क्या मैंने रितेश को छोड़कर सही फैसला किया?
क्या रितेश को मुझे एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि रितेश आयरा का सगा बाप था। लेकिन जब कार्तिक और आयरा का प्यार देखती हूँ तो मुझे अपना फैसला सही लगता है, क्योंकि कार्तिक ने आयरा को बिल्कुल सगे बाप जैसी मोहब्बत दी है और मुझे भी फूलों की तरह रखता है, मुझ पर आँच भी नहीं आने देता। लेकिन कभी कभी अकेले में इस बात की जंग मेरे दिलो दिमाग में ज़रूर चलती है कि मैंने आयरा को उसके सगे बाप से दूर करके सही किया या गलत। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर मेरी इस मुश्किल को आसान करें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।